सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है तो बच्चे फिजिक्स से बहुत डरते हैं। उनको फिजिक्स पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है और वो मुझे बार बार बताते रहते, सर फिजिक्स हमको बहुत कठिन विषय लगता है। तो मैंने बच्चों को समझाया और फिर मैंने सोचा कि सभी बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें और जो फिजिक्स को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, उसी पर आधारित आज हमारा ये वीडियो है। यदि ये वीडियो आप शुरू से लगाकर आखिरी तक देखते हैं तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आप 90+ मार्क्स आसानी से बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, कोई सा भी बोर्ड हो। लेकिन आपको इस पूरे वीडियो को देखना है और जो मेरे बताए गए जो नियम है, जो हम कथन है या जो हमारे पास में जो एक्सप्लेन करूँगा उसी अनुसार आपको पूरा इसको देखना है और वो फॉलो आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको उस सब चीज़ों को फॉलो करना, तब जाके आपके, मेरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके 90+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आसानी से आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को रटते हैं। रटना नहीं है, फिजिक्स रटने जैसी चीज़ नहीं है। फिजिक्स के सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको समझकर, इमेजिंग करके उसको हल करना है। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को रट लेते हैं। रटने वाले बच्चे केवल 12वीं ही पास कर सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन में फिजिक्स में उसको एक भी सवाल समझ में नहीं आते। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर जो कंपटीशन होती है उसमें फिजिक्स कुछ समझ में ही नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि बच्चे फिजिक्स को रटते हैं, समझते नहीं, इमेजिंग नहीं करते। तो आज से अपने को ध्यान रखना है कि फिजिक्स पढ़ते समय जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचने की शक्ति को जागृत करो। जैसे कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा, तो धारा क्या होती है, किस प्रकार से प्रवाहित होती है, उसके बारे में आप सोचो, उसका प्रैक्टिकल करके देखो किस प्रकार से ये धारा होती है। या कोई से भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सोचने की शक्ति जागृत करो, इमेजिंग करो उसके बारे में, तब जाके हमको जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी पढ़ते समय, फिजिक्स को पढ़ते समय सोचने की शक्ति को जागृत करना, सोचना, इमेजिंग करना। क्योंकि फिजिक्स में वही चीज़ पढ़ी जाती है जो दिखाई देती है। जो फिजिक्स मतलब प्रकृति में जो भी वस्तु अपने को दिखाई देती है उसके बारे में उसका अध्ययन करते हैं, उसको नाम देते हैं फिजिक्स। ये केमिस्ट्री नहीं है कि रासायनिक क्रिया हो रही है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी बन जाता है। फिजिक्स में सब चीज़ें अपने को दिखाई देती है। कोई सी चीज़ का जब उसमें अध्ययन करते हैं तो अपने को दिखाई देती है, तो उस देखने के आधार पर उसको अपनी इमेजिंग करना, सोचना इसके बारे में, भाई ये ऐसा ऐसा हो सकती है, और उसके आधार पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए फिजिक्स को अपने को समझना है। तो आज मेरा वीडियो इसके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करें फिजिक्स को पढ़ने के लिए, तो फिजिक्स वास्तव में जो होती है, किसी भी जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है उससे उसका डेवलपमेंट होता है, कैलकुलेशन पावर बढ़ती है। फिजिक्स वाला व्यक्ति जो होगा उसको कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी जो बढ़ती है, सोचने का शक्ति बढ़ जाती है। तो यदि अपने को फिजिक्स पढ़ना अच्छी तरह से, तो हमको कौन कौन से स्टेप समझना है और किस प्रकार से कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी अपने को टॉपर बनना है। तो इसी से संबंधित मेरा ये वीडियो है, तो आप शुरू से अंत तक इसको अवश्य देखें। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एक मोटी कॉपी लेना है। मोटी कॉपी लेकर उसके जो पहले पेज पर यूनिट वाइज अंक का विभाजन करना है। बच्चे पढ़ते खूब है लेकिन उनको ये नहीं मालूम हम क्या पढ़ रहे हैं, कोर्स में है कि नहीं है ये नहीं पता है। नोट्स दिए किसी ने, उतार लिए नोट्स और क्या किया, उसको याद कर लिया। तो बहुत सारे बच्चे बहुत खूब पढ़ते हैं लेकिन उसके नंबर ज़्यादा नहीं आ पाते। उसका कारण यही होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो सिलेबस हमारा है उस सिलेबस को पढ़ते ही नहीं कि सिलेबस में कौन कौन से प्रश्न है या कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं,
तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आपने जो कॉपी ली है, मोटी कॉपी, उस मोटी कॉपी के पहले पेज पर क्या करना, आपको यूनिट लिखना है और उस यूनिट में क्या क्या करना है कि इस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में इस यूनिट से 2 नंबर के कितने क्वेश्चन, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन, 5 नंबर के कितने क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं, ये सारा डिटेल्स यूनिट वाइज उस कॉपी के पहले पेज से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से जितने भी यूनिट होगी सारे यूनिट को हम नंबर वाइज डिवाइड कर लेंगे। इस यूनिट से इतने नंबर के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पास में पूरा क्लियर हो जाएगा कि अब अपने को जो है इस यूनिट से यदि मान लो 3 और 5 नंबर के पूछे जाते हैं तो अपने को बड़े क्वेश्चन याद करना, या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं केवल ऑब्जेक्टिव याद करना, बड़े क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यूनिट वाइज डिवाइड करने से अपने को ये पता लग जाएगा कि इस यूनिट से अपने को जो है इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल अपने को बड़े क्वेश्चन ही करना, फिर शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देना। तो इस प्रकार से यूनिट वाइज सारे क्वेश्चनों को लिख लेंगे और इस यूनिट में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे आसानी से। तो पहले पेज पे ये करना पूरा काम अपने को। फिर दूसरा काम अपने को ये करना है कि जो आपने जो कॉपी ले रखी है मोटी कॉपी, उस कॉपी को अलग अलग 4 भागों में विभाजित करना है। जो आपने मोटी कॉपी बनाई है उसके 4 अलग अलग पार्ट बनाना। अब किस हिसाब से बनाना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट बनाएंगे अपन यूनिट वाला। एक पहला जो पार्ट होगा उस पार्ट में चैप्टर में उस भाग में क्या करेंगे कि यूनिट वार सभी यूनिटों में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों को, पहले यूनिट में मान लो 10 फार्मूले आ रहे तो यूनिट नंबर 1 उसमें 10 फार्मूले लिख दिए, 10 सूत्र लिख दिए और साथ में उन सूत्रों को लिखने के साथ में उनका क्या लिखना है, मात्रक भी लिखना है। उस सूत्र को लिखा, उसके आगे उसका मात्रक और साथ में उसकी बीमा डायमेंशन भी लिखना है। ये बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। जो भी आप कॉपी बना रहे हो, यूनिट वाइज डिवाइड कर रहे हो, तो पहले पार्ट में क्या करना है कि पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इस प्रकार जितनी भी यूनिट है यूनिट वाइज आप फार्मूले लिखो, महत्वपूर्ण फार्मूले जो कि पूछे जाते हैं उनके सूत्र लिखो। वो सूत्र लिखने के साथ, उस सूत्र के साथ उसका क्या लिखना अपने को, मात्रक के साथ क्या लिखना, उसकी बीमा भी साथ में लिखना है और उसको याद करना है। तो यूनिट वाइज सभी फार्मूले हम लिख लेंगे, सूत्र लिख लेंगे, सूत्र लिखने के साथ उसका मात्रक भी लिखेंगे, बीमा भी लिखेंगे और साथ ही सूत्रों में आने वाले संकेतों को भी लिखना है। बहुत सारे बच्चे सूत्र रट लेते हैं, जैसे मान लो V समानुपाती R है ना, ओम का नियम अपन पढ़ते हैं तो V समानुपाती R ये रट लिया। अब ये नहीं पता कि V क्या है, I क्या है। यदि अपने को ये पता हो जाए कि V विभवांतर है और I धारा है, करंट है, तो अपन ओम का नियम जैसे ही बता देंगे। क्या बता देंगे कि विभवांतर धारा क्या अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम होगा। तो जो सूत्र आ रहे हैं उस सूत्र में जो संकेत आ रहा है V, I जो भी आ रहा है उसका नाम अपने को मालूम होना चाहिए, तब हम उस प्रश्न को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यदि ये सूत्र अपने को याद हो जाते हैं तो हमारे पास में 80% जो है क्वेश्चन वैसे ही हल हो जाएंगे और मात्रक बीमा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सारे ऑब्जेक्टिव भी हल हो जाएंगे। तो क्या करना है कि जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको क्या करना है, यूनिट वाइज लिखना है, साथ में उसके मात्रक लिखना और बीमा लिखना। और जो जो संकेत आ रहे जैसे V आ रहा, V लिखेंगे विभवांतर, I आ रहा करंट, I आ रहा विद्युत फ्लक्स, E आ रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B आ रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे जितने भी संकेत उनके नाम अपने को मालूम होना चाहिए। सूत्र के साथ जो भी सूत्र में उपयोग में राशि आ रही कि V क्या है, I क्या है, फाई क्या है, B क्या है, E क्या, इनके नाम भी अपने को मालूम होना चाहिए। तब जाके हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं सूत्रों पे आधारित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो मात्रक पूछेंगे या बीमा पूछेंगे, कभी जोड़ी में सूत्र पूछ लेते हैं, कभी इसमें से परिभाषा पूछ लेते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं इन्हीं सूत्रों के इर्द गिर्द चलते हैं, मतलब इनमें से ही पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है
और साथ में मात्रक लिखना, बीमा लिखना और उनके संकेतों को भी बिल्कुल क्लियर लिखना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन कि जिस यूनिट से ऑब्जेक्टिव तथा दो अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे पार्ट में क्या करना, दूसरे भाग में पहले पार्ट में ये हो गया मात्रक लिख दिया और उनके बीमा लिख लिए, सूत्र लिख लिए, सब लिख लिए। फिर दूसरे पार्ट में क्या करना अपने को कि जो ऑब्जेक्टिव्स है यूनिट वाइज, उस यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव को लिखना है। पहले यूनिट में मान लो 20 ऑब्जेक्टिव तो 20 ऑब्जेक्टिव लिख लो, दूसरे यूनिट में 30 है तो 30 लिख लो। इस प्रकार से यूनिट वाइज जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अपने को नोट करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज। साथ में दो नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो नंबर के जो प्रश्न होते हैं यूनिट में बिल्कुल 2 या 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं मान लो, तो क्या करना है उन 3 यूनिटों के ही दो नंबर के प्रश्न की तैयारी करना है। दो नंबर के प्रश्न मान लो 3 प्रश्न आते हैं तो 6 नंबर अपने पास में पक्के हो जाएंगे। और ये प्रश्न ज़्यादा नहीं होते, दो नंबर के प्रश्न जो होते हैं मुश्किल से 1 मिनट में 7-8 प्रश्न होते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होते। तो छोटे छोटे दो नंबर के जो प्रश्न होंगे उसको अपने को क्या करना है यूनिट वाइज, जिस यूनिट से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस यूनिट से दो नंबर के प्रश्नों को अपने को अलग से लिखना है। और इस प्रकार से मान लो कि 3 प्रश्न आते दो नंबर के, तो 8 के 24 से 25 प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। तो उन 25 प्रश्नों को अपने को अच्छी तरह से याद करना है। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज अपने को कॉपी में लिखना है। तो दूसरा पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्लस दो नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उनके एक पार्ट अलग बनाएगा, भाग अलग बनाएगा। तीसरा भाग आता है हमारे पास महत्वपूर्ण जो भाग होता है जिसमें बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं डेरिवेटिव, जैसे सूत्र की स्थापना कीजिए या सिद्धांत लिखिए या परिभाषित कीजिए या उसको समझाइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसके लिए हमने तीसरा पार्ट बना रखा है। उस पार्ट में क्या करना है, क्या क्या सावधानी रखना है, अपने को ये बहुत चीज़ें आसानी से अपने को ध्यान रखना है और समझदारी के साथ ये पार्ट हल करना है। देखो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है डेरिवेटिव सूत्र की स्थापना वाले ज़्यादातर या सिद्धांत लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि जितने प्रश्न हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हल करना, समझना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से, यूट्यूब से या दोस्तों से उसको समझो, रटो मत। फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं, मैं बार बार कहता हूँ समझने की चीज़ है। और यदि ये समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप, और ये कब समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप, जब आपने ये वाला पार्ट अच्छी तरह से कर लिया है। तो ये जितने भी सूत्र होंगे, सिद्धांत होंगे, परिभाषा, इस पार्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 80% क्वेश्चन है मुझे इसमें से सारे इसमें सॉल्व हो जाएंगे यदि आपने फार्मूला याद कर लिया तो। जैसे उदाहरण के लिए बोलो कि गास के प्रमेय I बराबर 1/ε0 क्यों होता है, ये फार्मूला याद है तो आप क्या कहोगे कि चुंबक विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गास के प्रमेय हो गए। ओम का नियम V समानुपाती है, विभवांतर धारा के अनुपाती होता है, ओम का नियम। तो यदि आपने फार्मूले यदि याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या ही नहीं आएगी। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो देता हूँ अंक विभाजन के साथ साथ में इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये पार्ट अच्छी तरह से आप कर लो, सूत्र, मात्रक और युग्मक। तो तीसरा पार्ट अपने को जो है इसमें सूत्र की स्थापना पूछी जाती है, सिद्धांत पूछा जाता है। और इसमें जो हम कोई भी सूत्र या सिद्धांत लिखेंगे उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो चित्र बनाएंगे उस चित्र कैसा होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए। जो उसमें आ रहा है उसका नाम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये किरण आरेख और विद्युत परिपथ बनाते समय बहुत गलतियाँ करते हैं। किरण आरेख किसमें बनता है, दर्पण, लेंस, प्रिज्म, इसमें किरण आरेख बनता है। और प्रकाशीय यंत्र जैसे सरल, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसमें भी किरण आरेख ही बनाया जाता है। तो उसमें तीर के निशान लगाना पड़ता है। बच्चे लाइनें खींच देते हैं, परीक्षा जब चेक करता है तो उसको पूरा गलत कर देते। क्यों कि जो किरण आरेख नहीं होता वो लाइन आरेख होता है। लाइन मतलब सीधी रेखा नहीं होती, किरण आरेख का मतलब तीर का निशान जो प्रकाश के इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे, तो उसकी डायरेक्शन बताना पड़ती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी लेंस, दर्पण और उससे संबंधित सवाल है तो उसमें क्या है, किरण आरेख ही बनाना है, लाइनें नहीं खींचना है। प्रकाश से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो क्या करना है, उसको किरण आरेख बनाना, लाइन डायग्राम नहीं बनाना।
दूसरा हमारे पास विद्युत परिपथ। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, परिपथ तो बना देते हैं लेकिन ये नहीं बता पाते कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उसकी डायरेक्शन किधर है, किधर प्लस है किधर माइनस है, इसके बारे में कोई बताते ही नहीं बच्चे। तो इसमें नंबर ज़्यादातर करते हैं किरण परिपथ और विद्युत परिपथ। तो फिजिक्स में डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है, यदि ऑप्टिक्स यानी प्रकाश से संबंधित कोई भी डायग्राम है तो उसमें एरो का निशान लगाना है, और यदि विद्युत परिपथ है जैसे धारा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसमें क्या है, धारा की दिशा बताना है। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके मान लो कि एक एक नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन में करते हैं, किरण आ रही गलत बनाना है, विद्युत परिपथ गलत, तब क्या होगा, 18-20 क्वेश्चन आते, 20 नंबर अपने वैसे ही कट जाएंगे, कम हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना, ध्यान देना है। तो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, परीक्षा में दिया नहीं जाता है नामांकित चित्र बनाओ, लेकिन अपने को बनाना है। जैसे ट्रांसफार्मर पूछा था, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाओ, या डायनमो पूछा, डायनमो का चित्र बनाओ, ताकि सामने वाले पर एक अलग इंप्रेस पड़ता है। यदि आपका नीचे का आंसर गलत भी होगा तो चित्र आपने सही बना भी दिया तो क्या होगा, उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अंग विभाजन के कारण से इसमें क्या होता है, नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो तीसरा पार्ट ये जिसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे, समझ के लिखना, रटना नहीं है। फिर भी बोलता हूँ सिर्फ फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है। यदि आपने रट लिया तो JEE और नीट की जो एग्जाम होगी उसमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप YouTube है, अच्छे चैनल जो भी है उसका सहारा लें, उससे पढ़े, अपने शिक्षकों से पूछे और फिजिक्स को समझे, कैलकुलेशन की पावर बढ़ाए, एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाए, फिर फिजिक्स से मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। फिर तीसरा पार्ट हमारे पास, जिस यूनिट से संख्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं उनके पहले सरल तथा बाद में कठिन सवालों को हल करें। एक महत्वपूर्ण, न्यूमेरिकल आते ही बच्चों को हाथ ही नहीं लगाते, डरते हैं कि इसमें क्या रखना, मान ही नहीं रखते आते। तो आपको क्या करना है कि जितने भी सूत्र हमने याद कर रखे हैं और उन सूत्रों में से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी न्यूमेरिकल उसी सूत्र पे आधारित आपको क्या करना है, सवाल हल करना है। क्योंकि कम से कम 10 से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल को यदि अपन अच्छी तरह से यदि हल करना सीख गए तो हमारे पास जो नंबर है आसानी से अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है संख्यात्मक सवाल, बच्चे छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। यदि संख्यात्मक सवाल की आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो जो नीट या कंपटीशन एग्जाम 0 है। क्यों? क्योंकि उसमें 90% जो है सारे संख्यात्मक सवाल ही आते हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, संख्यात्मक सवाल को पहले सरल वाले लगाना है, जो हमने सूत्र पढ़ा उस सूत्र के सरल सवाल करना, फिर उसके कठिन सवाल करना, और इस प्रकार से उसको हल करते हुए हम सारे संख्यात्मक सवालों को जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को अपने को पहले सॉल्व करना है, एक अलग पार्ट बना लेना। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो विगत 10 वर्ष, मैं तो कहता हूँ 5 वर्ष के पेपर ही को अच्छी तरह से सॉल्व कर लो आप। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिजिक्स में कोई बाहर से नहीं आता, सिलेबस यदि चेंज नहीं हो रहा है तो फिजिक्स में 10 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। 5 साल के पेपरों को अच्छी तरह से कर लो, 80-90% आपकी फिजिक्स पक्की, नंबर पक्के, कोई टेंशन ही नहीं आपको। तो फिजिक्स में जो विगत 10 वर्ष के जो पेपर्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह से सॉल्व करें, और जहाँ पर अपनी क्वेश्चन लिखे हैं उस क्वेश्चन के सामने चाहो आप सन भी लिख सकते हैं कि 2016 में पूछा, 18 पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, जिस सन में पूछा उसके सामने आप क्वेश्चन के सामने सन भी लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, नोट्स स्वयं के बनाए। बहुत सारे बच्चे नोट रेडीमेड लिया है, दूसरों के पढ़ते हैं, मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि जब अपन लिखते हैं अपने हाथ से लिखते हैं तो दिमाग के साथ हाथ भी चलता है। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, जब अपन ने नहीं लिखे होंगे तो एग्जाम में भी आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए नोट्स किसी के लेना है, स्वयं के बनाना है, और अपने नोट्स बनाना, अपने नोट्स से पढ़ना, ध्यान रखना। और स्टेप बाय स्टेप समझ कर नोट्स बनाना है, रटना नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ रट कर नहीं बनाना है, समझना है, नहीं समझना है टीचर का सहारा, यूट्यूब का सहारा और अच्छे चैनल का सहारा लेना। अच्छे चैनल का मतलब ऐसा होता है कि जो चैनल चला रहा है वो स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनवा रहा है कि नहीं बनवा रहा है। ऐसा नहीं कि एक पहला चैप्टर का पढ़ रहा है या नहीं आखिरी चैप्टर का पढ़ा रहा है। तो यूनिट वाइज जो चैनल चलते हैं सीरियल से, उस सिलेबस वाइज, उस
चैनल का अपने को सहारा लेना है और उसके नोट्स बनाना है। साथ में प्रतिदिन एक प्रश्न याद करना अपने को। फिजिक्स में एक प्रश्न बहुत हो जाता है, यदि बड़ा क्वेश्चन है तो एक प्रश्न याद कर लिया तो आपकी फिजिक्स की तैयारी 3 महीने में अच्छी तरह से हो जाएगी। 30 या 90 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं है। तो एक प्रश्न रोज याद करना है और संडे को कम से कम एक संडे को जो हमने 7 दिन में 7 क्वेश्चन याद कर उसका टेस्ट लो, स्वयं अपना टेस्ट खुद लो और देखो कि हमने क्या क्या गलतियाँ की और उस गलती को सुधारो। किरण आ रहे कुछ दिन परिपथ में विशेषकर, क्योंकि बहुत गलतियाँ करते बच्चे, डायरेक्ट चलते हैं। फिर यदि आपको ऑब्जेक्टिव परिभाषा मात्रक सूत्र याद नहीं होते, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर याद ही नहीं होता, तो क्या करना है, मेरी एक ट्रिक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को बताई भी, उन्होंने किया भी। बहुत सारे कमज़ोर बच्चे थे जो फेल हो गए थे और 8 दिन में सारे ऑब्जेक्टिव उन्होंने तैयार किए। कैसे किया? आजकल एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है, उसमें यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव उन्होंने रिकॉर्डिंग करी और उस रिकॉर्डिंग के आधार पर वो ऑब्जेक्टिव सुनते गए और सुनने के बाद 8 दिन में सारे ऑब्जेक्टिव उनके क्लियर हो गए। और वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद उन्होंने सारे एग्जाम में जो 20 नंबर के जो मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे उसमें 17 से 18% सही कर दिया। तो 8 ही दिन में सारे ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने याद कर लिया। तो यदि नहीं याद हो रहा तो एक साधन ये भी है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना है, तो आप आसानी से उसको यूनिट वाइज रिकॉर्डिंग बना लें और उस रिकॉर्डिंग को याद कर लें। कहीं पे बस में जा रहे हैं या मान लो कहीं सफ़र में जा रहे हैं, मान लो स्कूल जा रहे हैं, तो उसको सुनते समय गाने जैसे सुनते वैसे रिकॉर्डिंग सुनते जाओ ताकि अपने को आसानी से वो याद हो जाएगी। फिर परीक्षा में लिखते समय प्रश्नों के नंबर को बीचों बीच में लिखें। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि आप जो है परीक्षा में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न खत्म हुआ या मान लो नया प्रश्न लिखना तो उसको साइड से लिख देते, कभी कभी प्रश्न दिखता नहीं है, तो क्या करना, बीचों बीच में कॉपी के बीचों बीच में प्रश्न नंबर डालना, उसका चौकोर खाना बनाना कि प्रश्न नंबर 9, फिर उसके नीचे लिखना उत्तर, और जैसे प्रश्न खत्म होता है तो क्या करना, लाइन खींच देना। और मान लो कि नीचे मान लो 2-3 लाइन बचती है तो उससे नया प्रश्न चालू मत करना, अगले पेज से अगला प्रश्न लिखना शुरू करना है। अपने को एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे प्रश्न नीचे लिखते लिखते आते हैं, 3 लाइन बची तो वहीं से प्रश्न नंबर 8 और यहीं से लिखना शुरू मत लिखो, उसको अगले पेज से लिखो उसको, ताकि जो है जांचने वालों को सुविधा हो जाए। और ऐसा नहीं कि नीचे प्रश्न लिखा उसको जांचने से वंचित रह जाए। तो ऐसे तो परीक्षा में लिखते समय ध्यान रखना है, प्रश्नों को अंडरलाइन करता और ब्रैकेट बना के, और जैसे आंसर खत्म होता है तो नीचे लाइन खींच देना और उसको बॉक्स बना के छोड़ देना। उसके बाद नया प्रश्न बॉक्स बना के नया प्रश्न बीच में लिखो, बहुत क्लियर दिख जाए, ताकि एग्जामिनर का उसका एक अलग इम्प्रेशन होता है, उसकी मेंटलिटी अलग होती है जांचने के लिए, अच्छे नंबर देने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो यदि कॉपी आपकी साफ सुथरी होगी तो जांचने वाले को बहुत इम्प्रेस होता है, वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है जांचते समय, तो और उसको अच्छी तरह से नंबर मिल जाते हैं। और ये पॉइंट है जो कि पेपर में लिखा होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे संबंधित चित्र नहीं बनाते। जहाँ भी आपको लग रहा है कोई सा प्रश्न कर रहे हो और उसका हमने चित्र पढ़ा है तो चित्र बनाओ, उस चित्र को वर्णन करो, उस चित्र का नामांकित चित्र बनाओ, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। परीक्षा में नहीं लिखा रहता कि ट्रांसफार्मर पूछते ट्रांसफार्मर का चित्र नहीं, लेकिन अपने को बनाना है। तो जो पूछा गया है उसके अतिरिक्त हमारे पास में जो चित्र यदि बन जाता है तो एग्जामिनर उसको अच्छे नंबर देता है। और ये मेरा अनुभव है, यदि आप इस पैटर्न पर यदि चलते हैं तो मेरे हिसाब से आप 90% से ऊपर ही मार्क्स लाएंगे। बस शर्त ये है कि ये वाला चैप्टर, ये वाली जो मैंने बताया, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, समझ के याद कर लो और देखो फिर प्रश्नों को याद करो। मैं कहता हूँ 1 घंटे 20 प्रश्न याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूले होते हैं, उसमें सीधे सीधे प्रश्न लिखना होता है, सीधे प्रश्न लिखना। जैसे मैंने बोला फ्लक्स कुल आवेश का एक का होता है, गास क्षेत्र में हो गए, V समानुपाती है, विभवांतर धारा के अनुपाती होता है, ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम, I समानुपाती I बराबर 0, धारा का योग 0 होता है, किरचॉफ का नियम। तो ऐसे प्रश्न को जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत फिजिक्स बहुत सरल लगने लगेगी यदि आपने ये वाला क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिया हो तो।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फिजिक्स को साइंस का किंग भी कहा गया है, एक चीज याद रखना, फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। बायो को क्वीन और मैथ्स को फादर कहा गया है। धन्यवाद।